हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो चलिए चलते हैं, आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास जो कि हमारी एनटीपीसी हिस्ट्री की होती है। तो जल्दी से जुड़ जाइए और हम टॉपिक वाइज क्लास करते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट हुआ करेगा तो कमेंट में मैसेज कर दिया करेंगे आप लोग, ताकि आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि यदि आपके मन में डाउट है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पढ़ाने का फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप अपने डाउट को एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करें, उसको मैं देख लूंगा, ठीक है। पाल वंश पर आधारित मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखो, पाल वंश एक टॉपिक है, ठीक है। पाल वंश का मतलब ये नहीं कि पाल वंश को, पाल वंश एक टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है पाल वंश के बारे में, ठीक है। एक समाज है, एक समाज है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि मैं टॉपिक वाइज क्लास करता हूँ। तो देखो, हम हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते पाल वंश पर आ गए। यदि आपके पास कोई बुक है, बुक, तो आप उस बुक में जाकर देखिएगा मैंने कितने टॉपिक कंप्लीट किए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि वास्तव में क्लास चल रही है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अभी एनटीपीसी के लिए चल रही है ना क्लास, इसके बाद में चलेगी आपकी अदर सब्जेक्ट की, अदर एग्जाम के लिए। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, ठीक है। आप लोग बताइए कि पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो देखो, पाल वंश में सबसे स्थापना गोपाल ने की थी, लेकिन यदि सबसे शक्तिशाली की बात करें तो वो अपने देवपाल थे। कौन थे? देवपाल, ठीक है। अपने ही पड़ोसी माने जाते हैं ये देवपाल। गोपाल किस वंश सत्ता में आया था? बताइए, गोपाल किस वंश सत्ता में आया था? ये आप लोगों को बताना है इसका आंसर। तो गोपाल 750 ईसा पूर्व में आया था, ठीक है। कब आया था? 750 ईसा पूर्व में, ओके। गोपाल तब आए थे जब रेलगाड़ियां नहीं चलती थी, कुछ भी नहीं चलता था, ठीक है। ऐसे जमाने में आए थे। बैलगाड़ी पे घूमने वाले हैं ये गोपाल। पाल वंश किस धर्म का समर्थन करता था? ठीक है, पाल वंश किस धर्म का समर्थन करता था? ये क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री का है, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास का, ठीक है। तो बताइए, बौद्ध धर्म का ये लोग क्या करते थे? समर्थन करते थे, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा स्क्रीन पर कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो संरक्षण है वो किसने? अच्छा, एक बात बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनवा किसने था? इसकी शायद स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। किसने? कुमारगुप्त ने, ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ इसका संरक्षण किसने किया था? तो इसका संरक्षण कौन कर सकता है आपको बताना। इसका संरक्षण देवपाल ने किया था। किसने किया था? देवपाल ने, ओके। बताइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो धर्मपाल ने की थी, राइट, ओके। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, पाल वंश का शासन क्षेत्र जो था वो मुख्यतः कहाँ पर था? तो बंगाल और बिहार पर ज्यादातर पाल वंश ने अधिकतर शासन किया, ठीक है। यही दोनों दोनों जगह पर, ओके। अगला क्वेश्चन है, एक पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? भाई, पहले तो गोपाल थे, पद द्वितीय नहीं थे, गोपाल प्रथम थे। हिस्ट्री का यही सबसे बड़ा लोचा रहता है, प्रथम और द्वितीय, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार क्लास को 2 बार तो देख लिया करो। तो जो अंतिम शासक थे वो मधुसूदन पाल, ओके। कौन थे? मधुसूदन पाल। इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में कि पाल शासक धर्मपाल ने किस सभा का आयोजन किया था? तो इन्होंने जिस सभा का आयोजन किया था उसका नाम था कन्नौज सभा, ठीक है। कौन सी सभा? कन्नौज सभा। मैं इतनी मतलब क्वेश्चन को इतनी लैंग्वेज जो है इतनी इजी बनाकर लाता हूँ, क्योंकि इसी लैंग्वेज को आप किताब में या बुक में यानी कि पढ़ेंगे तो बहुत ही टफ लगेगी, बट मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल सरल बना के लाता हूँ। तो क्लास को 2 बार भी देख लेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बेसिकली चीजें आ जाएंगी। पाल वंश का संबंध किस काल से है? तो देखो, प्राचीन काल में क्या होता था कि प्राचीन काल में पाल वंश को पढ़ा जाता है, ठीक है। और वो भी कब पढ़ा जाता है? प्राचीन काल जब निकल रहा होता है, प्राचीन काल का अंतिम समय चल रहा होता है, तब पढ़ा जाता है। इसीलिए जब मध्यकाल लग जाता है उसी समय पाल वंश की क्या होती है? इस वंश की शुरुआत होती है, ओके। तो जब पाल वंश की शुरुआत होती है वो मध्यकाल लग जाता है, बेसिकली पलायन को प्राचीन काल में जाता है, तो इसका राइट आंसर मध्यकाल माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो प्राचीन काल निकलते निकलते मध्यकाल तक समय आ जाता है, उसी वक्त इन लोगों का उदय होता है, ठीक है।
इन लोगों का उदय जब होता है जब प्राचीन काल निकल रहा होता है और मध्यकाल आ रहा होता है, ठीक है, इसलिए मध्यकाल में माना जाता है, वरना प्राचीन काल में पढ़ा जाता है। पाल वंश के शासकों का प्रमुख शीर्षक बता दीजिए आप। पाल वंश के शासकों का जो प्रमुख शीर्षक था वो क्या था बताइए? तो महाराजाधिराज इनका शीर्षक था। अगला 12th हमारा क्वेश्चन रहेगा और आपको इसका आंसर देना है। पाल वंश की मुद्रा पर कौन सी भाषा अंकित थी? तो पाल वंश की मुद्रा पर संस्कृत की भाषा अंकित। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? ये तो मैंने बता दिया था, इसको निकालो। अगला क्वेश्चन है पाल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसको मैंने बता दिया कि पाल वंश का जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है, ठीक है। पाल वंश का जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है? ताम्रलिप्ति। ओके, ताम्रलिप्ति बंदरगाह है। देखो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि आप एक बार और क्लास को देख लेना, ठीक है। जब तक मैं क्लास को रिपीट करूंगा तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा। पाल शासक किस सेना पद्धति का पालन करते हैं बताइए? तो ये सामंत प्रणाली का पालन करते थे। ओके, क्वेश्चन कोई इतने टफेस्ट नहीं है जितने आप लोग मानते हो उनको। देवपाल का संबंध किस साहित्यिक ग्रंथ से है? देवपाल का संबंध ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिससे इनका संबंध है? तो देवपाल का संबंध हमें लगता है मज्जू श्री मूल कल्प से। किससे? मज्जू श्री मूल कल्प से। यहाँ पर राइट आंसर दिया मज्जू श्री मूल कल्प। ओके, पाल वंश के काल में किस स्थापत्य कला का विकास हुआ था? तो जो स्थापत्य कला थी वो बौद्ध विहार शैली थी। कौन सी थी? बौद्ध विहार शैली। ओके, 17 यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वो गंगा नदी के किनारे था। ओके, पाल वंश के समय भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली लोकप्रिय थी? जब इनका शासनकाल चल रहा था उस वक्त भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली चल रही थी? तो जो शिक्षा प्रणाली चल रही थी वो महाविहार चल रही थी। कौन सी? महाविहार। देखना 1 मिनट, यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है। इस तरीके से हमारा आंसर मिलेगा आपको। यानी कि मैं कंटेंट को भी बनाता हूँ तो बड़ी रुचि से बनाता हूँ ताकि बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगे। खिचड़ी नहीं पकाता मैं, ठीक है, चाहे समय कितना ही लग जाए। पाल वंश की स्थापना किसने जनता के चुनाव से की थी? तो जनता के चुनाव से जिसने की थी वो गोपाल थे, ठीक है। कौन थे? गोपाल। अब देखना यहाँ पर क्वेश्चन रिपीटेड हो गए, आप लोग फिर से देखना यहाँ पर 19 क्वेश्चन अब यहाँ फिर से रिपीटेड हो गए। तो देखो जहां तक 19 क्वेश्चन रिपीट हुए वहां तक मैं निकाल देता हूँ। ये हमने पढ़ लिए, ठीक है। ओके, तो 19 तक हम इनको निकाल देते हैं, इसके बाद में जो बचा हुआ हम पढ़ लेंगे। 19, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। अब लास्ट में क्वेश्चन हमारा था कि पाल वंश किस वंश का प्रतिद्वंदी था? तो प्रतिहार वंश का प्रतिद्वंदी था, क्योंकि प्रतिहार वंश इनसे टक्कर कर रहा था, ठीक है। साथ ही साथ मैं बता दूं तो आज मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। अब इनको अभी आप थोड़े टाइम में रिवाइज कर लेना, क्योंकि अभी मत करना रिवाइज, अभी आराम से आपने पढ़ लिया। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट को भी मत पढ़ना, आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना, ठीक है। जब आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तब आपका मन करेगा कि हमको हिस्ट्री पढ़ना है। ओके, एक साथ पढ़ने में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। देखो आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, बोलो हाँ, ठीक है सर पढ़ते हैं। अभी मैं एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ा रहा, तो जब मैं इस बैच को स्टार्ट करूंगा, ये बैच स्टार्ट होने वाला है कब से? 31 मई से, ठीक है। कब से स्टार्ट होने वाला है? 31 मई से। तो मैं आपको बता दूं, आप एक काम करिएगा कि जो 31 मई से स्टार्ट होने वाला है, इसमें आपको क्या करना है कि जो लाइव बैच मिलेगा आपको उसमें, तो इसमें आपको देखो लाइव क्लासेस के साथ साथ क्या मिलेगी? रिकॉर्डिंग क्लासेस, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री, पीडीएफ नोट्स बिल्कुल, ठीक है। और टीयर 1 टीयर 2 दोनों कंप्लीट किए जाएंगे। बैच का नाम है लक्ष्य बैच 3.0। इसमें क्या होगा? 80% छूट मिलेगी, यानी कि ये बैच कितने का है? ये बैच है 499 का। और 499 बिल्कुल नहीं लेंगे, कोई बच्चा नहीं पे करेगा, ठीक है, हटाओ। जब 499 पर एक हम कूपन कोड देते हैं, क्या देते हैं? कूपन कोड। कूपन कोड क्या है? MC098। इस पर कितना आपको डिस्काउंट मिलता है? 80%। कितना? 80%। कितना मिलता है? 80%। जब आपको 80% डिस्काउंट मिलता है तो आपका बैच 99 रुपये का पड़ जाता है। यहाँ पर वो भी लिखा भी है, देखो 99 रुपये का पड़ जाता है, ठीक है। तो वो भी कब के लिए? 15 महीने के लिए। 12 महीने थे, मैंने 3 महीने ऐड कर दिए तो 15 महीने हो गए कि नहीं?
अब मैं आपको बता दूं, इसमें कंप्लीट हिस्ट्री कराने के बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, मेरी गारंटी है हिस्ट्री के लिए। 15 महीने की वैलिडिटी है। अच्छा, साथ ही साथ मैं बता दूं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर या तो चैट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इस पर कॉलिंग भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि कमेंट में आप अच्छा लिखेंगे या बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा लिखेंगे तो भी अच्छा लगेगा, बुरा लिखेंगे तो भी बुरा लगेगा। यदि बुरा भी लिखेंगे तो मैं अपने कंटेंट में और अधिक सुधार कर लूंगा, ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी अच्छाई ही अच्छाई हो। यदि गलती है कहीं पर तो आप लोग बुरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस पर मैंने बताया कि कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिन, अच्छा शेयर करना जरूर, शेयर करने से क्या होगा, जिन विद्यार्थियों की फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी नहीं है, जिनके घर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो इजीली 99 रुपये में 1.5 साल के लिए बैच परचेस कर सकते हैं, ठीक है। 1.5 साल का होगा क्योंकि बेनिफिट भी मिल रहा है लाइव क्लास में। इंडिया में 99 रुपये में आप कहीं चले जाइए, कहीं CGL की SSC के लिए बैच नहीं मिलेगा 99 रुपये में, ओके। तो अपने ग्रुप में और अपने जो पढ़ने वाले साथ में स्टूडेंट होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, जो जो भी होते हैं आपके दोस्त फ्रेंड, सबको शेयर कर दीजिए, हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थी हैं फाइनेंशियल से, तो वो इजीली परचेस कर सकें। इसके लिए कूपन कोड मैंने बता ही दिया था, और कूपन कोड बताने की बेसिकली जरूरी नहीं है, आप वहां जाएंगे आपको कूपन कोड भी मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, और थैंक यू दोस्तों, नमस्कार सभी को, धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल इसी तरीके की और इससे अच्छी भी शानदार क्लास होगी, ठीक है, तो कल जुड़ना, कल मत भूल जाना जुड़ने से। तो थैंक यू दोस्तों सभी को, धन्यवाद।